मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर। आप हैं अपने मूल विधि की क्लास में और मूल विधि की क्लास में हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 देख रहे हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग SC/ST एक्ट कहते हैं। और इस पर एक प्रीवियस लेक्चर हम लोगों का हो चुका है, माने एक बेसिक लेक्चर। हर अधिनियम का हम सबसे पहले एक बेसिक लेक्चर लेते हैं। शुरू में ही हमने बताया है कि किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका बेस और कुछ 4-6 ऐसी बेसिक बातें होती हैं जहां से बड़े बेसिक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, आमतौर पर पूछे जाते हैं। अब आपके एग्जाम में भी पूछे जाना चाहिए और न पूछे जाएं तो अलग की बात है, तो उससे आगे भी हम लोग अपनी तैयारी किए रहते हैं। तो जो लोग भी इस कोर्स को लिए हैं और ज्वाइन किए हैं वो क्लास को हमेशा एक निश्चित सीक्वेंस में ही देखेंगे। मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, क्लास को उनको हर क्लास में मैंने लेक्चर डाल रखा है, लेक्चर का नंबर। तो लेक्चर 1, 2, 3 जिस तरह से सीक्वेंस में है आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके और 1, 2, 3 इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आप देखेंगे कि कानून, अधिनियम, मूल विधि क्या है, एक्ट कैसे पढ़े जाते हैं, और वो सब दिक्कत ही नहीं होगी। बड़े आराम से आप पढ़ लेंगे और बड़े स्ट्रेटजिक तरीके से। पढ़ाई हमेशा स्ट्रेटजिक होनी चाहिए, क्योंकि ये यूपीएसआई के एग्जाम में जो मूल विधि का हुआ है इतना हुआ है नहीं। हमको कुल 40 में से 7-8 सवाल निकालने हैं और 7-8 सवाल निकालने के लिए हमारे पास 2000 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 2000 से ज़्यादा धाराएं हैं। तो अगर बहुत स्ट्रेटजिक नहीं पढ़े हम लोग तो हो सकता है हम पढ़ें भी और पूरे सवाल भी न निकल आए। इसलिए बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। हाँ, यूपीएसआई वाले सेक्शन में फुली फोकस करना है कॉन्स्टिट्यूशन पर। सबसे ज़्यादा जो आपको जोर देना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी सवाल आपका जाने न पाए, ठीक है। और दूसरी बात करंट अफेयर्स पर। और मेन हिस्से में, यूट्यूब के मेन हिस्से में और लगातार कॉन्स्टिट्यूशन के सारे क्लासेज आपको मिल रही हैं, सीक्वेंस में मिल रहे हैं, सिस्टम से मिल रहे हैं और अपने आप में कंप्लीट क्लास है किसी भी एग्जाम के लिए। इवन आईएएस के प्री और मेंस, पीसीएस के प्री और मेंस, लोअर सबऑर्डिनेट, यूपी SSSC, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर क्लास है, ठीक। तो हम लोग SC/ST एक्ट की जो पहली क्लास लिए उसमें हर बार की तरह क्या देखे थे कि इस अधिनियम का जो सामान्य परिचय था कि यह अधिनियम कब आया, 1989 में आया और इसका क्या उद्देश्य है, इसको देखा। कुल 5 भागों में विभक्त है, 23 सेक्शन हैं और पूरे देश में लागू है। 11 सितंबर 1989 को अस्तित्व में आया था और 30 जनवरी 1990 से ये पूरे जम्मू कश्मीर को छोड़ करके भारत में लागू था। और जब से जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 का प्रावधान समाप्त हुआ है तब से ये कहाँ लागू है, तब से ये पूरे भारत में इसका प्रवर्तन क्षेत्र है। इसके पहले हम जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एक कानून था जिसके माध्यम से हम समाज में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे थे। साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 17 है उसे भी फुलफिल करना है। तो ये सारे कानून जो हैं, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट या SC/ST एक्ट, ये किसको ध्यान में रख करके बनाया है, किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, किसके उद्देश्य प्रयोजन की पूर्ति के लिए बनाया गया है। हमारे संविधान में जो सामाजिक न्याय की कल्पना की गई है और अनुच्छेद 17 जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो ये उसे पूरा करता है, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्ट पर बात की ही थी और एक बड़ा बेसिक बात लिया था कि SC/ST एक्ट लागू क्यों होता है। SC/ST एक्ट लागू होता है कहां, जब कोई नॉन SC/ST का पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और जनजाति का नहीं है, वो किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों पर अधिनियम में बताए गए अपराध करेगा तो उसके लिए दंड के प्रावधान है। तो याद रहे, एक तरफ नॉन SC/ST होना जरूरी है, उसी के अगेंस्ट ये कानून लागू होगा, और एक तरफ SC/ST। कभी भी SC/ST वर्सेज SC/ST के झगड़े में यह कानून प्रभावी नहीं होता है। फिर हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि 2018 में इस अधिनियम में किस प्रकार से संशोधन होते हैं। एक अधिनियम आता है, सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशंस आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशंस को के अगेंस्ट पूरे देश में एक जो माहौल बना
उससे केंद्र सरकार किस प्रकार से दबाव में आती है। और फिर 18A, इस अधिनियम में धारा 18A जोड़ा जाता है और वो जो पुराने प्रावधान थे उसे फिर से बहाल किए जाते हैं। तो ये सारी बातें आप जानने के लिए, डिटेल जानने के लिए इसके प्रीवियस क्लास को देखेंगे, छोटी सी क्लास है, वहाँ से आप पता चल जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं आज कि आज हम लोग क्या करेंगे। इसके अलावा इस अधिनियम की एक खास बात और है कि इस अधिनियम में जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि इस अधिनियम से जुड़े अपराध की विवेचना कौन करेगा। पुलिस में इंस्पेक्टर से अनिम्न श्रेणी का प्राधिकारी ही कर सकता है, लेकिन व्यवहार में क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली में व्यवहार में क्या प्रावधान किए गए हैं। व्यवहार में है कि डिप्टी एसपी माने सर्किल ऑफिसर, सीओ जिसको कहते हैं, वही इसकी जांच करता है। तो व्यवहार में तो ये प्रावधान है। ठीक है, तो यहां तक की बेसिक बात क्लियर है। अब हम इस अधिनियम के अंदर चलते हैं और बात करते हैं। अधिनियम में 3 खास बातें हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध जो अत्याचार के मामले थे उसको अपराध घोषित किया गया, उसके लिए दंड के प्रावधान किए गए। साथ ही साथ उनके लिए रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास और कुछ क्षतिपूर्ति के भी प्रावधान इस अधिनियम में किए गए हैं, माने उन्हें कंपनसेशन देने की बात की गई है। और विशेष न्यायालय स्थापित करने के प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं। तो कुल 23 धाराएं हैं, 5 अध्याय में विभक्त है। 18A अमेंडमेंट द्वारा, संशोधन द्वारा 2018 में इसे जोड़ा गया। और इस अधिनियम की जो प्रमुख धाराएं हैं आप इसे नोट भी करते रहेंगे। तो इस अधिनियम की धारा 1, हर अधिनियम की धारा 1 में जैसे होता है वैसे इसमें भी है। हर नियम की धारा में उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताया होता है। ये बात हम पहले ही कर चुके इसके पहले पार्ट में। हर अधिनियम की सामान्यतया धारा 2 में परिभाषाएं होती हैं, अर्थात उस अधिनियम में जो कठिन शब्द, ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं और जिसका एक से ज्यादा अर्थ हो सकता है, तो उसको अर्थ को स्पष्ट कर दिया जाता है। तो जो सेक्शन 2 है वो परिभाषा खंड है और इस सेक्शन 2 में 2 परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के धारा 2A में अत्याचार शब्द परिभाषित है। ठीक है, तो जो अत्याचार शब्द है वो कहाँ परिभाषित है आप ध्यान रखेंगे। अत्याचार शब्द सेक्शन 2A, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई गड़बड़ी न हो। एट्रोसिटी है ना, एट्रोसिटी शब्द परिभाषित है। और फिर 2C एक महत्वपूर्ण परिभाषा खंड है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है कि भाई किसको माना जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो यहां पर बताया गया है कि इस अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसे मानेंगे, जिसे संविधान की धारा 366, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में जिन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ यहां भी लिया जाएगा। तो इस अधिनियम की धारा 2C में क्या परिभाषित है, अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द परिभाषित है, किसे मानेंगे। और इसमें क्या लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है यहां इस अधिनियम में अनुसूचित जाति और जनजाति का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 24 और अनुच्छेद 366 खंड 25 में परिभाषित है। ठीक, तो यहां यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 परिभाषा खंड है, निर्वचन खंड है। वहां पर क्या दी गई हैं, बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 3। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा जो है वो है 3 और इस अधिनियम की धारा 3 में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड बताया गया है। क्या बताया गया है, अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। माने यहां बताया गया है, इस अधिनियम का नाम है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। तो किन एक्ट को, किन कार्यों को हम मानेंगे कि यह अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध अत्याचार है, यह बात कहां परिभाषित है, धारा 3 में। काफी लंबी धारा है और हर कार्य के लिए दंड भी बताए गए हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि इस अधिनियम में सबसे छोटी धारा 6 माह की सजा और अधिकतम मृत्युदंड तक की सजा के प्रावधान हैं। तो वो सारी बातें धारा 3 में।
व्यवहार भी और उस व्यवहार के लिए दंड। अत्याचार का अपराध कहां परिभाषित है? 3 में, और उन अपराधों के लिए दंड भी कहां बताया गया है? 3 में ही। ठीक, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर सेक्शन 4 है, वो कहता है कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। तो इस अधिनियम में अभी हम लोग देखेंगे, डिटेल करेंगे कि लोक सेवकों पर जो ड्यूटी बताई गई है इस अधिनियम में, अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें भी पनिश किया जाएगा। धारा 5 में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड, माने इस अधिनियम में पहले से ही अगर कोई सिद्ध दोष व्यक्ति है वो दोबारा इसी अधिनियम में अपराध करता है तब उसे ज्यादा दंड दिया जाएगा। ये बात धारा 5 में लिखी है। धारा 6 कहता है भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधानों का लागू होना। धारा 7 में क्या बताया गया है? धारा 6 में बताया गया है कि आईपीसी के कौन कौन से, भारतीय दंड संहिता के कौन कौन से पार्ट इस अधिनियम पर लागू होंगे। ठीक, धारा 7 कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का समपहरण और कुर्की, माने किस मामले में संपत्ति का समपहरण किया जा सकता है और जब्त की जा सकती है और कुर्की भी की जा सकती है। धारा 10 बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को हटाए जाने का प्रावधान जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। तो अभी हम डिटेल करेंगे। जिस एरिया में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रह रहे हैं उसमें अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे संभावना है कि वो इस अधिनियम में बताए गए अत्याचार के अपराध कर सकता है, उसको हटाए जाने के लिए आदेश दिए जाने के प्रावधान हैं। धारा 13 में धारा 10 के अंतर्गत जो आदेश दिया गया है हटने का, अगर उसका अनुपालन न हो पाए तो उसके लिए भी पनिशमेंट। तो धारा 13 भी क्या है? दांडिक अधिनियम है, इसमें भी दंड के प्रावधान हैं। ठीक, धारा 14 में विशेष न्यायालयों का गठन। तो पीछे भी बात करके आए हैं, इस अधिनियम में विशेष न्यायालय के गठन की बात की गई है। तो इस अधिनियम से जुड़े अपराधों के डिसीजन के लिए, विचारण के लिए जिले स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित करने के प्रावधान किए गए हैं। और विशेष न्यायालय होंगे तो विशेष लोक अभियोजक भी होंगे। धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक के बारे में प्रावधान है, नोट करते रहेंगे आप। धारा 18 में अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना। तो जहां जहां बात इस अधिनियम में संहिता की आएगी वहां सीआरपीसी से संदर्भ लिया जाएगा। जहां जहां इस अधिनियम में संहिता शब्द आएगा उसका मतलब है सीआरपीसी। तो इस धारा में 19 में साफ साफ कहा गया है कि 18 में साफ साफ कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 438 इस अधिनियम पर लागू नहीं होगी। और धारा 19 में लिखा गया है कि परिवीक्षा अधिनियम और सीआरपीसी की धारा 360 ये दोनों लागू नहीं होंगे, जिसमें प्रोविशन पर प्रावधान है कि प्रोविशन पर छोड़े जाने के प्रावधान है। और है धारा 20। धारा 20 में लिखा है कि अधिनियम को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों क्या कर सकते हैं, इनकी कुछ ड्यूटी बताई गई है। राज्य सरकार की ड्यूटी है और कुछ केंद्र सरकार की भी ड्यूटी है। और धारा 23 में बताया गया है कि अधिनियम के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो ये केंद्रीय कानून है, इससे जुड़े नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? इससे जुड़े नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रमुख धाराएं हैं और इस प्रमुख धाराओं को आप देखेंगे इस अधिनियम की, और उसमें क्या प्रावधान है उसे देखेंगे। जल्दी से आप देख लें, फिर हम लोग चलते हैं आगे। नोट कर लेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे और पढ़ाई में धीरे धीरे पेशेंस आते जाना चाहिए और नोट्स बनाने पर फुली फोकस करेंगे। और आप जान रहे हैं कि हर वीडियो के बाद वीडियो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम दे रहे हैं, तो क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपके में निखार नहीं आ सकती है। और पूरे सिलेबस के लिए हिंदी, करेंट अफेयर्स, जीएस, कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि, केवल आप चैनल के सिस्टम को फॉलो कर लेंगे, चैनल की क्लास को पूरी तरह से फॉलो कर लेंगे, तो भी आप पूरी तरह से बहुत अच्छे से बखूबी यूपीएससी के एग्जाम बहुत अच्छे से निपटा लेंगे। बस आपको करना है वीडियो देखने हैं, ज्वाइन बटन से जो कोर्सेज चल रहे हैं उसे ज्वाइन बटन से कवर करना है, और फ्री में जितने भी कंटेंट अवेलेबल हैं उन्हें आपको देखना है, और वेबसाइट पर जाना है। गूगल पर हमारी वेबसाइट है www.studentclassesprayagraj.com, इसे सर्च करना है। उसके मीनू में जाना है और मीनू में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, गाइडेंस, है ना, पूरा यूपीएससी की स्ट्रेटजी और एक मॉडल पेपर लगा हुआ है, तो वहाँ आप जरूर जाएं और उसे आप जरूर देखें। गाइडेंस देखें, किस प्रकार से जॉब अलर्ट, जो भी लेटेस्ट जॉब आती है
सरकारी नौकरियों की जानकारी होती है, विज्ञापन आते हैं, उसके पूरे डिटेल, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाती है जिससे आप कंफ्यूज न हो। और MCQ प्रैक्टिस है, फ्री नोट्स अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट में आप जाएंगे तो विविध जीके के नाम से फ्री नोट्स अवेलेबल हैं और लगातार हिंदी के नोट्स अपडेट हैं पूरी तरह से। हिंदी के MCQs जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लगे हुए हैं और YouTube की पूरी कंप्लीट हिंदी की प्लेलिस्ट चल रही है जहां पर आपको वीडियो मिल रहा है, सीक्वेंस में सिलेबस बताया गया है, 1 by 1 सीक्वेंस में सिलेबस कवर कराया जा रहा है, हर वीडियो पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हर पड़ाव पर, हिंदी के हर पड़ाव पर लाइव टेस्ट कराए जा रहे हैं, तो उसे आप बहुत अच्छे से अगर टैकल करते हैं तो हिंदी भी आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक, तो गूगल पर, वेबसाइट पर जाना न भूलें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग बढ़ें आगे तो 1 और धारा 2 बिल्कुल आपको क्लियर है। इस अधिनियम की SC/ST एक्ट की धारा 1 और 2 क्लियर है। 2 में परिभाषा है, 2 परिभाषा याद रखनी है, 2A और 2C। धारा 3 काफ़ी लंबी धारा है, इसे लास्ट में देखते हैं और वही सबसे मेजर धारा है। पहले देख लेते हैं छोटी छोटी धाराओं को। धारा 4 कहता है क्या? धारा 4 में लिखा है कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। कलम चलाते रहेंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि SC/ST एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी लोक सेवक को कोई जो अनुसूचित जाति और जनजाति का न हो, एक खास बात है, लोक सेवक जो क्या न हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो। अगर वो बिलोंग करेगा SC/ST में तब उसके ऊपर यह धारा और धारा के 4 लागू नहीं होगा। लोक सेवक हो और नॉन SC/ST हो और इस अधिनियम के अंतर्गत अगर उसको कोई कर्तव्य बताया गया है उसका पालन करना है और उस कर्तव्यों की वो जानबूझकर उपेक्षा करता है तो उसके लिए धारा 4 में कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए दंड बताया गया है। और वो दंड कितना हो सकता है? दंड हो सकता है कम से कम 6 महीना, अर्थात 6 महीने से कम नहीं होगा और 1 वर्ष तक हो सकता है। तो SC/ST एक्ट की धारा में क्या है? लोक सेवक अपने इस अधिनियम में बताए गए विधिक कर्तव्यों की जानबूझकर अगर उपेक्षा करता है तो उसे भी दंडित करने के प्रावधान हैं। लेकिन याद रहे धारा 4 SC/ST एक्ट की धारा 4 कब लागू होती है? जब लोक सेवक हो, इस अधिनियम में बताए गए कोई कर्तव्य है उसकी जानबूझकर उपेक्षा करे तब, और वह लोक सेवक नॉन SC/ST होना चाहिए। ठीक, और जो इस धारा में सजा है वो है मिनिमम 6 महीने और अधिकतम 1 साल तक। तो इस अधिनियम की धारा 4 आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं धारा 5। धारा 5 कहता है कि पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। वर्धित दंड का मतलब ज्यादा दंड। लिखा है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध हो चुका है, व्यक्ति कैसा हो? जो पहले ही इसी एक्ट के अंतर्गत सिद्ध दोष है, अपराधी है, दूसरे अपराध या उसके पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, दोबारा इसी अधिनियम में अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी और जो अपराध के लिए दंड बताया गया है, जो अपराध करेगा उसके लिए जो दंड बताया गया है वह दंड से दंडित होगा, उपबंधित दंड तक हो सकता है। तो यहां पर धारा 5 में क्या बताया गया है? ज्यादा दंड के प्रावधान हैं, लेकिन कब? ऐसा व्यक्ति जो पहले ही इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कर चुका है और फिर दोबारा इसी अधिनियम के अंतर्गत अपराध कर देता है तो अब जो उसकी सजा होगी वो मिनिमम कितना होगी? 1 साल। माने 1 साल से तो कम हो ही नहीं सकती। और कहां तक जा सकती है? इस अधिनियम में बताया गया जो अपराध किया है और उस अपराध के लिए जो दंड बताए गए हैं वहां तक सजा हो सकती है। तो धारा 4 लोक सेवकों को दंडित करना और धारा 5 व्यक्ति जो दोबारा इसी अधिनियम में दंड करेगा उसको ज्यादा दंड दिया जाने का प्रावधान है। ठीक है। धारा 6 कहता है कि आईपीसी के कौन कौन से प्रोविजंस इस अधिनियम पर लागू होंगे, तो इसे आप देख लेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5 का और धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध लागू होंगे। तो याद रहे धारा 23, धारा 34 और धारा 149 ये 2 सेक्शन, साथ ही साथ चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 5A और चैप्टर 23 आईपीसी की ये धाराएं यहां पर बिल्कुल लागू होंगी।
इस अधिनियम पर प्रभावी होती हैं। तो याद रहे 34 और 149 को नहीं भूलना है। और कौन कौन सी आईपीसी की धाराएं लागू होंगी? 3, 4, 5, 5A और 23, 3, 4, 5, 5A और 23, ये अध्याय आईपीसी के लागू होंगे। ये अध्याय क्या है, इसे एक्सप्लेन हम लोग कहाँ कर लेंगे, यहाँ इतना याद रखना है आईपीसी वाले सेक्शन में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है हमको? आईपीसी पर और सीआरपीसी के कुछ चैप्टर्स पर, ठीक। चलिए, अब इस अधिनियम की धारा 7 किसकी बात करती है? कतिपय व्यक्तियों के संपत्ति के समपहरण की। संपत्ति के समपहरण माने जब्ती के प्रावधान कर रहा है। इसमें क्या बताया गया है? जब कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय कोई अपराध के लिए दोष सिद्ध कर दिया गया। इस अधिनियम में अत्याचार के अपराध जो बताए गए हैं, उस अधिनियम के अंतर्गत अगर इस अधिनियम के अत्याचार के अपराध के लिए अगर कोई व्यक्ति दंडित किया जाता है तो जो दंड मिला है विशेष न्यायालय दंड तो देगा ही, साथ ही साथ क्या कर सकता है? वह कोई भी उसकी संपत्ति हो, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, माने चल हो या अचल हो या दोनों हो, जिसका उपयोग वो इस अपराध को करने में किया होगा, वो सब को क्या कर सकता है? समर्पित कर सकता है और कुर्क भी किया जा सकता है। तो समपहरण और कुर्की के बारे में प्रावधान, ऐसा व्यक्ति जो अपराध करेगा उसकी संपत्ति की कुर्की और उसके संपत्ति की जब्ती, समपहरण करने का विशेष न्यायालय आदेश दे सकती है। किस अधिनियम के? इस अधिनियम की धारा SC/ST एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर जो धारा 9 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। धारा 9 में लिखा है कि संहिता जो है, ये जो संहिता है, इस अधिनियम में किसी अन्य उपबंध के बात के होते हुए राज्य सरकार भी क्या कर सकती है? नीचे जो लोक प्राधिकारी हैं या किसी भी प्राधिकारी को, जिले में किसी भी प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम में हुए अपराध के अन्वेषण के लिए, इन सब के लिए, जांच के लिए जो उचित अधिकार हो उसे दिया जा सकता है। तो राज्य सरकार के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है? राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 9 में इस बात की शक्ति रखती है कि जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध की विवेचना, अपराध की जांच, अपराध को रोकने के लिए किसी भी प्राधिकारी को क्या दे सकता है? वो पावर दे सकता है, ठीक। आइए बात करते हैं अब किसकी? बात करते हैं धारा 10 की। धारा 10 में क्या है? ऐसे व्यक्ति को हटाए जाने का आदेश, ऐसे व्यक्ति को हटाए जाने का आदेश जिससे अपराध होने की संभावना है। तो इस अधिनियम की धारा कहती है कि जहां विशेष न्यायालय परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाए। जब स्पेशल कोर्ट को कह रहे हैं किसके माध्यम से? कंप्लेंट, परिवाद आया, उसके बाद शिकायत आई या पुलिस की रिपोर्ट आती है, इससे यह खबर हो जाए कि उसे यह खबर हो जाए कि कोई अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में इस अधिनियम में धारा 3 माने अध्याय 2 में बताए गए अपराध कर सकता है, तो वह लिखित आदेश से क्या आदेश दे सकता है? उस आदेश को, उस व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं पर और ऐसे मार्ग से एक निश्चित समय में हट जाए, उस एरिया को छोड़कर चला जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जो अपराध कर सकता है। तो एक तरह से ये क्या है? धारा 10 निवारक किस्म की है। ऐसा व्यक्ति जो अपराध कर सकता है उसके बाहर कर देना, उसे हटा देने का आदेश। तो और जब तक कहा जाए आदेश हो तब तक वो वापस न लौटे। तो धारा 10 क्या है? भारत में किसी ऐसे अधिसूचित अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवास कर रहा है और विशेष कोर्ट को, उस एरिया के स्पेशल कोर्ट को कंप्लेंट द्वारा या पुलिस रिपोर्ट द्वारा इस बात की खबर है कि इस अधिनियम के अंतर्गत वह व्यक्ति SC/ST एक्ट के विरुद्ध अपराध कर सकता है, तो वह आदेश कर सकती है, कोर्ट लिखित आर्डर कर सकती है कि वह व्यक्ति उस एरिया को छोड़कर चला जाए या उस मार्ग से हट जाए। जो समय बताया जाएगा उस समय में हट जाना है और जब तक के लिए बताया जाएगा तब तक के लिए हटे रहना है, ठीक है। और अगर इसी अधिनियम में पावर है कि अगर वो स्वतः न हटे तो पुलिस अभिरक्षा से, पुलिस कस्टडी से, माने स्पेशल कोर्ट पुलिस को भी आदेश दे सकती है और पुलिस कोर्ट से उसे बाहर कराया जा सकता है, ठीक है। और किसी भी समय न्यायालय इस आदेश को वापस भी ले सकती है। तो धारा 10 में आप ध्यान में रखेंगे। और धारा 10 के आदेश का अगर उल्लंघन हो जाए
धारा 10 के आदेश का अगर उल्लंघन हो जाए तो धारा 13 क्या कहती है? धारा 13 कहती है कि धारा 10 में जो स्थान छोड़कर जाने का आदेश था, हट जाने का आदेश था, अगर उसमें चूक हो जाए, व्यक्ति न जाए, वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करे, जब तक आदेश है उसके पहले आ जाए या जाए ही ना, तब वो क्या हो सकता है? 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित हो सकता है। तो SC/ST एक्ट कितना सख्त कानून है, इसमें आप देख सकते हैं कि धारा 10 में हट जाने का आदेश था, हटे नहीं, या जितने समय तक हटे रहने का आदेश था उसके पहले आ गए, तो इसको माना जाएगा कि न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की गई है, तो उसे धारा 13 के अंतर्गत वह न्यायालय क्या कितना सजा दे सकती है? कम से कम 1 वर्ष तक की, माने जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की, कम से कम नहीं, 1 वर्ष तक की कारावास, माने 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा, और जुर्माना, माने दोनों सजा होगी। जब और लिखा रहे जुर्माना तो इसका मतलब जेल भी और जुर्माना भी। जब ये लिखा रहे जेल या जुर्माना तो या तो जेल हो सकता है या तो जुर्माना हो सकता है। ठीक, तो ये बात तो थी किसकी? धारा 13 की। चलिए, अब इस अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण धारा है, वो है धारा 14 और धारा 15। धारा 14 में विशेष न्यायालय और धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक। ठीक, अब धारा 14 में विशेष न्यायालय स्थापित करने की पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ठीक है, जिला स्तर पर ये न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। कहां पर? जिले स्तर पर। राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा संबंधित राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राय बात करके सहमति से क्या कर सकता है? राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से वो एक सेशन न्यायालय पर, जिला न्यायालय पर एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिघोषित कर सकता है। तो धारा 14 में विशेष न्यायालय, इस अधिनियम की किस धारा में विशेष न्यायालय? धारा 14 में कौन घोषित कर सकता है? राज्य सरकार। किसकी सहमति से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से वो अधिसूचित कर सकता है। किस स्तर पर बनेंगे? जिला स्तर पर। जो सेशन कोर्ट है उसी सेशन कोर्ट में से किसी एक सेशन कोर्ट को क्या घोषित कर देगा? SC/ST एक्ट का स्पेशल कोर्ट। तो जिले स्तर पर स्पेशल कोर्ट हैं जिसमें SC/ST एक्ट के मुकदमे ही सुने जाते हैं और ये सत्र न्यायालय में सुने जाते हैं। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। 15 में साफ साफ लिखा है कि इस न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक होंगे। SC/ST एक्ट के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेंगे, ये भी राज्य सरकार नियुक्त करेगी, लेकिन इसकी नियुक्ति में केवल अधिसूचना जरूरी है, सहमति जरूरी नहीं है। लेकिन किसे नियुक्त किया जा सकता है? उसे ही नियुक्त किया जा सकता है जिसे कम से कम 7 वर्ष तक का वकालत का अनुभव रहा हो। ठीक, तो धारा 14 स्पेशल कोर्ट, धारा 15 स्पेशल लोक अभियोजक, ये दोनों बातें समझ में आ गई। लोक अभियोजक कौन होते हैं? सरकार की तरफ से न्यायालय में जो वकील खड़ा होगा वो क्या है? लोक अभियोजक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ठीक है, चलिए, अब है इस अधिनियम की जो 2 महत्वपूर्ण धारा और है, 18 और 19। तो धारा 18 क्या कहती है? धारा 18 कहती है कि इस अधिनियम की CRPC की धारा 438 इस अधिनियम के अपराधों के मामले में लागू नहीं होगी। CRPC की धारा 438 में एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत के प्रावधान है। तो याद रहे SC/ST एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत के प्रावधान नहीं है। 2018 में महाराष्ट्र वाला जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उससे अग्रिम जमानत के प्रावधान 438 प्रभावी हो गया था, लेकिन फिर बाद में 2018 में धारा 18A जोड़ा गया, उसके माध्यम से फिर से इसे अलाउ कर दिया गया। तो आज की तारीख में क्या है? 18A के अंतर्गत, SC/ST एक्ट की धारा 18A के अंतर्गत फिर से वही पुराने प्रावधान है, अर्थात धारा 438, CRPC की धारा 438 अर्थात अग्रिम जमानत के प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत लागू नहीं होते हैं। और 19 कहता है कि CRPC की धारा 360 और परिवीक्षा अधिनियम ये दोनों लागू नहीं होंगे। तो CRPC की धारा 360 में प्रोबेशन पर छोड़े जाने के प्रावधान है और परिवीक्षा अधिनियम में प्रोबेशन के प्रावधान ही है। बीच में जो अंतरिम रूप से छोड़े जाते हैं कैदी, उनके बारे में प्रावधान है। तो यहाँ क्या बताया गया है? यह भी लागू नहीं होता है। तो याद रहे 18 और 19 लागू न होने से प्रावधान है। 18 में CRPC की धारा 438 लागू नहीं होगा और 19 में CRPC की धारा 360 और परिवीक्षा अधिनियम ये दोनों लागू नहीं होते हैं। ठीक है,
इसे आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 21, इस अधिनियम की धारा 21 की बात करते हैं। साफ साफ लिखा है कि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कर्तव्य। इसमें जो सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, उनकी ड्यूटी बताई गई है। किस पर्पज से? SC/ST एक्ट अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, माने ये पूरे अच्छे ढंग से क्रियान्वयन हो सके। तो इसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं और इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम को निम्नलिखित प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी। उसमें विधिक सहायता के प्रावधान करेगी और अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भरण पोषण और यात्रा के प्रावधान करेगी, भरण पोषण देगी और यात्रा भत्ता देगी, और आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था करेगी। उसके लिए बाकायदा व्यवस्था है, तमाम वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ कहा गया है कि अभियोजन प्रारंभ करने या पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की साफ साफ नियुक्ति की जाएगी, स्पष्ट, और समितियों की भी स्थापना अगर आवश्यक हो तो करेंगे। आगे लिखा है कि उन क्षेत्रों की भी पहचान करना पड़ेगा जहां SC/ST के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावना है और वहां पर एडवांस में सुरक्षा, माने प्रिवेंटिव एक्ट भी करना होगा। और केंद्र सरकार ऐसा उपाय करेगी कि राज्य सरकारों के साथ काफ़ी उनका समन्वय हो सके। और केंद्र सरकार के पास ड्यूटी है कि एनुअल रिपोर्ट, अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े मामलों की एनुअल रिपोर्ट संसद के समक्ष रखे। ठीक, तो ये ड्यूटी दोनों की है। बात करते हैं धारा 23 में। तो धारा 23 केवल केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से नहीं। धारा 21 केंद्र और राज्य दोनों सरकार से है। धारा 23 नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन इस अधिनियम के लिए नियम बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार की है। तो इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए जो जरूरी नियम हो सकते हैं, उन नियमों को लागू करने का प्रावधान इसी के अंतर्गत है। ठीक, तो ये इस अधिनियम के जरूरी धाराएं और उन धाराओं में क्या प्रावधान हैं। अभी एक धारा बची है जहां अत्याचार के अपराध और उसके लिए दंड के प्रावधान है। तो याद रहे, इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है वो धारा 3, जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत किस व्यवहार को अत्याचार माना जाएगा और उसके लिए क्या दंड है, ये हम लोग देख रहे हैं। अब देखेंगे, डिटेल करेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देना है और बस एक आइडिया बना के आपको रखना है। और ये प्रावधान मोटे तौर पर आप इस अधिनियम के बारे में इतना जानें, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय स्थापित करना भारत के संविधान का लक्ष्य है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 35, भारत के संविधान का अनुच्छेद 35 साफ साफ कहता है कि इस अधिनियम में भारत के संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए अगर किसी कानून बनाने की आवश्यकता है तो वो केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकारें नहीं बनाएगी। उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, फंडामेंटल राइट को और बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो 1955 में संसद ने कानून बनाया, वो था सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। लेकिन क्या देखा गया, वो उतना प्रभावी नहीं था। समाज में अभी भी वो भेदभाव और अत्याचार चल रहे थे। फिर बनाया गया 1989 में, क्या राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। इस अधिनियम को 2 बार, 2015 एक बार और 2018 में संशोधित किया गया। इसके बाद पीछे कर चुके। इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। 18A अभी लेटेस्ट 18A जोड़ी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रावधान आया था उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए प्रावधान किया गया। इस पूरे अधिनियम का उद्देश्य क्या है, जल्दी से जान लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध जो अत्याचार होते हैं उन अपराधों को रोकना, उसके लिए एक प्रभावी प्रावधान करना, जो पीड़ित हैं उनके लिए पुनर्वास और वित्तीय सहायता के प्रावधान करना, साथ ही साथ विशेष न्यायालय की स्थापना करना जहां बड़े आसानी से इसकी जांच हो सके। मामले कौन होंगे और उसकी प्रक्रिया क्या होगी, जांच कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारे प्रावधान इस 23 धाराओं में दिए गए हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसे अत्याचार का अपराध मानेंगे, उसके लिए क्या दंड है। तो इसे आप थोड़ा सा शार्ट में देखते रहें और थोड़ा सा नोट करते रहेंगे। तो देखिए हम बताते चल रहे हैं कि कौन कौन से अपराध। तो देखिए पहली बात तो धारा 3 1 और 2 पार्ट में बटी है और इस अधिनियम में अलग अलग प्रकार के अपराध हैं, कई प्रकार के अपराध बताए गए हैं और ये अधिनियम हमेशा
कब लागू होगा? जब कोई अनुसूचित जनजाति का आदमी है, उसके विरुद्ध व्यक्ति है, आदमी औरत कुछ भी हो सकता है, उसके विरुद्ध कोई गैर अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति धारा 3 में बताया गया अपराध करे। तो साफ साफ लिखा है, कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, वह यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को, देखिए अब हम बताने जा रहे हैं क्या करेगा, अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। अत्याचार कब माना जाएगा? अत्याचार नंबर 1, जब कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। ऐसी वस्तुएं जो खाद्य नहीं है या कोई घृणाजनक चीज है, उसको खाने और पीने के लिए मजबूर करेगा, तो माना जाएगा कि अत्याचार का अपराध है। तो लाइन से हम पढ़ते जा रहे हैं अपराध, और बाद में बताएंगे, इकट्ठा करके बताया गया है कि इन सब के लिए क्या दंड हैं। यदि कोई सदस्य है जिस परिसर में रहता है, अनुसूचित जाति का कोई सदस्य है जो किसी परिसर में रहता है, उसके पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा, तो माना जाएगा कि धारा 3 में उसने अपराध किया। क्या क्या करेगा? जहां कोई अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य रहता है, कोई गैर अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य उस परिसर या उसके पड़ोस में मलमूत्र करे, कूड़ा फेंके, पशु या शव का कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करे करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा तब। फिर आगे लिखा है अगला कि अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा करेगा या उसके चेहरे पर शरीर को पोत कर, काले खोलिक पोत कर घुमाएगा या इस प्रकार से अन्य कोई ऐसा कार्य करे जो मानव गरिमा के विरुद्ध है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य है अनुसूचित जाति जनजाति का, वो स्वामित्वाधीन है, कोई जमीन है जो उसके स्वामित्व में है या उसको आवंटित की गई है और किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित है और उस जमीन को कोई ऐसा नॉन SC/ST एक्ट अपने अभिभोग में ले ले, उस कब्जे में ले ले, कब्जा कर ले या खेती करने लगे या उस आवंटित भूमि को अपने पक्ष में ट्रांसफर करा ले, तब अपराध गठित होगा। या जिस कोई सदस्य है SC/ST का, वो उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करे, जबरन उसको हटाए या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकार के उपयोग में हस्तक्षेप करे। मान लेते हैं कोई भूमि है, परिसर है या जल क्षेत्र है, वह उपभोग करता है, वहाँ पर रोके कि नहीं, यहाँ यूज नहीं करना है। बेगार कराए, बलात् श्रम कराए, बधुआ मजदूरी, जबरन मजदूरी कराए, बहला फुसला कर काम कराए जबरन, ठीक। या कोई नॉन SC/ST किसी SC/ST को मतदान न करने दे या किसी विशेष के पक्ष में मतदान करवाए या विधि द्वारा जो बताया गया है उससे भिन्न रीत से मतदान कराए, तो भी क्या गठित होता है इस अधिनियम में। तो देखिए, बड़ा प्रैक्टिकल भी कानून है। ये सारी समस्याएं निश्चित तौर पर हमारे समाज में थीं, इन सबको रोक दिया गया है, ठीक है। फिर लिखा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है, उसके विरुद्ध मिथ्या या तंग करने वाला कोई वाद दाखिल करे, मुकदमा दाखिल करे तो भी, या कोई लोक सेवक को कोई गलत जानकारी दे जिससे वो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य प्रताड़ित हो, परेशान हो, क्षति पहुँचे, क्षुब्ध हो, तब। या कोई सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर आप किसी कोई गैर अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है, वो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को अपमानित करे, माने सासे उसे अपमानित करने के आशय से क्या करे, अभितस्त करे। अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी महिला का अनादर करे, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करे, ठीक है। तो इतनी बातें हैं। क्या धारा 3 में बताया गया है, अखाद्य घृणाजनक पदार्थ खाने के लिए मजबूर करे, जहां वो रहता है वहां आसपास गंदगी, मल मूत्र, कूड़ा फेंके, कपड़ा उतारे, कालिक पोते, घुमाए, जिस भूमि परिसर में रहता है, घर, मकान, जमीन, उससे बेकब्जा करे, उसको जबरन कोई हड़प ले, अपने कब्जे में ले ले, बेगार कराए, बलात् श्रम कराए, उसके अगेंस्ट फर्जी मुकदमा दाखिल कराए या अपमानित करे, सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करे,
किसी लोक सेवक को उसके अगेंस्ट गलत जानकारी दे जिससे वो परेशान हो, किसी अनुसूचित जाति की महिला को अनादर करे, लज्जा भंग करे। ठीक। और आगे है कि कह रहा है कि कोई अगर ऐसी कोई अनुसूचित जाति जनजाति की महिला है जिस पर वो व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति काफ़ी अधिशासित करता है, माने थोड़ा आधिकारिक प्रभाव है, ऐसी स्थिति में है, मान लेते हैं कोई मालिक है और उसके यहाँ कोई काम कर रहा है, उसका क्या करे, विश्वास में लेकर, प्रभाव में लेकर लैंगिक शोषण करे। कोई जल स्रोत है उसे गंदा करे, जहाँ से वो व्यक्ति पानी उनी पीता है, इस्तेमाल करता है, उसे गंदा करे जिसको वो उपयोग में लाता था। ठीक है। या कोई सार्वजनिक मार्ग है, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर उसे रोका जाए, नहीं जा सकते हो। अगर ऊपर जितनी भी बातें मैंने बताई, जितने भी अपराध बताए, धारा 3 कहता है अपने निवास स्थान को मजबूर करे छोड़ने के लिए। धारा 3 कहता है कि अगर जितने चर्चा हमने की, अगर इन सारे अपराधों में से कोई अपराध व्यक्ति करेगा तो उसे जो सजा होगी वो इस अधिनियम के अंतर्गत कम से कम 6 माह की, माने 6 माह से कम सजा नहीं होगी, और अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो धारा 3(1) में जो हमने कुल 15 अलग अलग प्रकार के अत्याचार के अपराध आपको गिनाए, ठीक है, उसमें एक जनरल आइडिया आपको बना करके रखना है। उसमें न्यूनतम सजा 6 माह और अधिकतम सजा 5 वर्ष तक का कारावास, साथ ही जुर्माना, माने जुर्माना भी अनिवार्यतः होगा, तो ये सजा होगी। ये तो बात हुई धारा 3(1) में अत्याचार। अब धारा 3(2) में और थोड़ा गंभीर अपराधों की बात की गई है। ठीक। धारा 3(2) कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, वह किसी अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में मिथ्या साक्ष्य दे, झूठी गवाही दे, और उसका उद्देश्य क्या है, इस झूठी गवाही से ऐसे अपराध में उसे फंसाए और दंडित कराए जिसमें मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। तो अगर यदि उसके मिथ्या साक्ष्य से उस व्यक्ति को क्या हो जाए, अगर यदि उसके मिथ्या साक्ष्य से उस व्यक्ति को फांसी हो जाए, तो वह व्यक्ति उस मिथ्या साक्ष्य के अगेंस्ट उसे भी फांसी की सजा होगी, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध होगा। अगर सजा न हो, केवल इस उद्देश्य से मिथ्या गवाही दे और पकड़ा जाए तो आजीवन कारावास, और अगर उसकी गवाही से फांसी हो जाए तो उसे फांसी की सजा होगी। तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की जो सबसे अधिकतम सजा है वो फांसी है। वो है धारा 3(2)(1) में। किसमें है? धारा 3(2)(1) मिथ्या साक्ष्य देना ऐसे मामले में जिससे उस व्यक्ति को फांसी हो जाए। अगर सजा नहीं होती है, मिथ्या साक्ष्य पकड़ा जाता है, तो आजीवन कारावास की सजा होगी। फांसी हो जाती है तो क्या होगा? फांसी की सजा होगी। ठीक है, याद रहे। फिर आगे लिखा है कि अगर उसी तरह का मामला है, मिथ्या साक्ष्य देता है, लेकिन कितने तक की सजा के मामले में 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, माने आजीवन कारावास और फांसी की बात नहीं है। ऐसे अपराध में सजा, ऐसे अपराध में कोई गैर SC/ST किसी SC/ST के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देता है, ऐसे मामले में इस उद्देश्य से कि उसे ऐसे मामले में फंसाएगा और सजा दिलाएगा जो उस समय प्रवृत्त विधि में 7 साल तक की सजा हो सकती है, तब उसे जो सजा होगी वो 6 माह से कम नहीं होगी और 7 साल तक की सजा होगी। साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रहे, धारा 3(2)(1) में फांसी तक हो सकता है, धारा 3(2)(2) में 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ठीक है, और अगर अग्नि द्वारा किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रेस्टी करे, कहाँ पर? कि कोई SC/ST के संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, कैसे? आग द्वारा जला दें, तब ऐसे हालात में न्यूनतम सजा 6 वर्ष और अधिकतम सजा 7 वर्ष और जुर्माना, यह भी हो सकता है। अग्नि द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 6 साल 6 महीने से कम नहीं होगी और 7 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी सजा मृत्युदंड, याद रहे। कह रहे हैं कि अगर कोई पूजा का स्थान है, कोई ऐसा स्थान है जो मानव आवास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें अगर अग्नि द्वारा
किसी विस्फोटक द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है तो वहां क्या हो सकता है, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ठीक है, अग्नि द्वारा रजिस्ट्री संपत्ति को होगी तो अधिकतम 7 साल की सजा, लेकिन किसी मानव निवास स्थान पर अगर ये घटना होगी तो क्या हो सकता है, आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आईपीसी के अंतर्गत कोई ऐसा अपराध, कोई SC ST व्यक्ति आदमी किसी गैर SC ST के अगेंस्ट आईपीसी में कोई ऐसा अपराध करता है जो 10 वर्ष तक की सजा में दंड हो सकता है, तब ऐसी स्थिति में अगर वह सिद्ध दोष हो जाता है तो क्या होगा, वह आजीवन कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है इस विश्वास से इस अधीन के इस धारा के अधीन अपराध करता है तो वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा, उस आशय से अपराध के बारे में कोई जानकारी देगा जिससे वह जानता है कि विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उसी अपराध से दंडनीय होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो जानता है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध हुआ है तो उस व्यक्ति को बचाने में अगर कोई मदद करता है तो वह व्यक्ति भी दंडित होगा। कितना, जो व्यक्ति उसने जो अपराध किया है उसका जितना दंड है उस दंड तक दंडित किया जाएगा। तो काफ़ी कठिन है। और आगे लोक सेवकों के लिए बात कर रहा है कि लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन अगर कोई अपराध करेगा, कोई लोक सेवक है और इस धारा के अधीन अपराध करेगा तो उसे कम से कम 1 साल तक की सजा और उस अपराध के दंड के बराबर तक की सजा हो सकती है। तो लोक सेवक है, SC ST के अगेंस्ट SC ST एक्ट में कोई अपराध कर दिया तो उसकी मिनिमम सजा 1 साल और अधिकतम जो अपराध इस अधिनियम में किया गया उसके लिए जितनी सजा बताई गई है वहां तक की सजा हो सकती है। ठीक है, तो स्पेशली अगर आप मोटे तौर पर देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 में 2 चीजें बताई गई हैं। एक तो अत्याचार का अपराध किसे मानेंगे और दूसरा उसके लिए क्या दंड है। अगर इस पूरे धारा की पड़ताल करें तो मिनिमम सजा 6 माह और अधिकतम सजा मृत्युदंड है। लेकिन मृत्युदंड तब जब आपकी झूठी गवाही से, किसी गैर SC ST की झूठी गवाही से किसी SC ST एक्ट को फांसी की सजा हो जाती है तब। ठीक है, कंडीशनल है तो ठीक है, अच्छा है, ये प्रावधान तो बहुत बेहतर है। अगर कोई ऐसा इतना जघन्य अपराध करता है तो उसके लिए तो इतनी सजा काफ़ी है। ठीक है, तो अब पूरे मोटे तौर पर देखा जाए तो क्या है कि कोई गैर SC ST किसी गैर SC ST को अपमानित करे, उसके घर मकान जमीन से वंचित करे, बेकब्जा करे, उसका लज्जा भंग करे, महिलाओं SC ST की महिलाओं का उनके ऊपर प्रभाव करके उनका लज्जा भंग करे, उनका लैंगिक शोषण करे और अग्नि द्वारा उसके संपत्ति को नुकसान पहुंचाए और जिस आवास के लिए इस्तेमाल करते हैं मानव निवास के लिए उसको नुकसान पहुंचाए। साथ ही साथ उनको उनकी जो चल अचल संपत्ति है, उनके जो मार्ग अधिकार हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, उन पर उनके अधिकार हैं, उनको रोके। कोई पेयजल है और कोई जल स्रोत है उसे गंदा करे, अखाद्य वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य करे, तो यहाँ पर यह अधिनियम प्रभावी होता है और इस अधिनियम के लिए सजाएं बताई गई हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी किसकी, 2 क्लास में हम लोग SC ST एक्ट 1989 पर बात किए। इसके पहले हम लोगों ने एक बड़ी जनरल क्लास ली थी जनहित याचिका, और उसके ठीक पहले एक और बड़ी ही शानदार जनरल क्लास ली थी भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी पूरी पड़ताल हम लोगों ने किया था। तो इन सब क्लासेस को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट वाली क्लास हैं। ठीक, तो मित्रों आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले नए अधिनियम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।